हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आगामी बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ बिहार में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं और अदर स्टेट पीएससी के लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो आइए इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यूपी किसान सभा इन फेब 1918? तो इसमें गौरी शंकर मिश्रा भी थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे। तो ये तीनों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। कौन सा आंसर हो जाएगा? ई, मोर देन वन। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगर जो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाता। और ये भरवा टीम क्वेश्चन अक्षरशः ऐसे ही पूछ देता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था और संगठन का नाम दिया किसान सभा। फेब 1980 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इनके सम्मिलित प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेयर डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1613? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत, ए। हुआ क्या था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से डायरेक्ट मुगल दरबार में पहुंचे। कब पहुंचे? तो 1608 में मुगल दरबार में पहुंचे विलियम हॉकिंस। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो सफल नहीं हो सके। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली नामक स्थान पर पहुंचे और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में वो सक्सेसफुल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और फिर अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से कहाँ अपनी फैक्ट्री इंडिया में स्थापित की? तो सूरत में। और कब की? तो 1613 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। इससे यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही बुहारानपुर, अहमदाबाद, अजमेर, आगरा में अन्य फैक्ट्रियां भी स्थापित की। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये एक्चुअली मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, जिन भी भाइयों को मैप, बिहार का मैप अगर जो विजुअलाइज हो रहा होगा, तो इसमें क्या, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? बिहार में टोटल 38 जिले हैं। आइए आपको इस मैप के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। ये देखिए, ये नेपाल है। नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करता है? तो इधर से आइए, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, और सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिला होता है। कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ देखिए एक शिवहर है जो ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। ये लैंडलॉक्ड जिला है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक्ड जिला है? तो शिवहर, यानी इसका कोई भी भाग जो है, पार्ट है, वो दूसरे राज्य से या दूसरे देश से नहीं मिलता है। लैंडलॉक्ड जिला है। ठीक है, ध्यान देंगे। जो है यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। अगर जो मैप में आप देखें, मैप में ऐसे मैप बना लीजिए, NEA
NSW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो वेस्ट में यूपी है, वेस्ट में क्या है, यूपी है। नॉर्थ में नेपाल है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। और साउथ में कौन सा है, झारखंड है, ठीक है। और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये पटना है। देखिएगा यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा। यदि शिवहर की बात करें तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है। ये देखिए लैंडलॉक्ड जिला शिवहर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वेस्ट चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो पटना की है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार 1937। मोहम्मद यूनिस, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा या बहाव अली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक सेकेंड, मोहम्मद यूनिस, ए होगा इसका आंसर। हु लेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार 1937, तो मोहम्मद यूनिस थे इसमें, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं, क्या था इसके बारे में। के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ। ध्यान देंगे मेरे शब्दों को। बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के 152 सीटों में टोटल कितना सीट था, 152। ये सब भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो 152 सीट में, ठीक है, कांग्रेस जो था वो 98 सीट पे विजयी हुआ। और मुस्लिम लीग को मात्र 20 सीट प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण सिंह जो थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वो कांग्रेस के नेता चुने गए। इन्हें बिहार केसरी भी बोला जाता है। ये कांग्रेस के नेता चुने गए, किंतु कुछ राजनीतिक स्वायत्त के मुद्दे पर बनी नहीं, अनबन हो गई, तो उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से, कैबिनेट बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार में क्या हुआ, एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मार्च 1937 में, ध्यान देंगे, मार्च 1937 में एक सरकार बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल की भी सहमति बनी। और ये देखिए क्या हुआ, मार्च 1937 बनाए, लेकिन 20 जुलाई 1937 को, ध्यान देंगे, 20 जुलाई 1937 को फिर श्री कृष्ण सिंह ने यहाँ सरकार का गठन किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बिहार, राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से रिलेटेड थे, पाकिस्तान के जन्मदाता किसको मानते थे। ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल, बार बार सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, जो भी बीपीएससी का ग्रुप है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। बहुत सारे भाइयों ने गलत आंसर दिया था, लॉर्ड मिंटो, ध्यान देंगे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना था। और यह क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में शायद पूछी गई होगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बीपीएससी में पूछा गया है, शायद 48वीं और 52वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन होगा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी वेन। तो ये याद कर जाइए, 12 अगस्त 1765, ए आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। 12 अगस्त 1765 याद कर जाइए। देखिए, जो इलाहाबाद की जो सेकंड संधि हुई थी 1765 के अनुसार, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में ही रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था वो नवाब ने छोड़ दिए थे और वो किसको मिले, शाह आलम को मिले। तो 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी राइट दे दिया, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए दिया। कितना, 26 लाख। और एक निजामत व्यय होता था, उसके लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव
ध्यान देंगे कौन था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर जनरल था। शाह आलम द्वितीय ने संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, ठीक है, उतार चढ़ाव काफ़ी रहा। उसे 1788 में ब्लाइंड कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय को 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर सेकेंड और बहादुर शाह सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया? तो बिहार का उप दीवान बनाया सिताब राय, राजा सिताब राय, ठीक है, किसे बनाया? राजा सिताब राय। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन से, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अभी हमने जिक्र किया था कि 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में ही रखा गया था। अभी रिपीट मैं फिर से कर रहा हूँ। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765, ठीक है, 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट दे दी, जिसके बदले कितना रुपया देना था? 26 लाख और निजामत व्यय के लिए 53 लाख। ध्यान देंगे इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसा कोई कैपेसिटी था। कंपनी दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, सबसे पहले बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। तो सेकेंड वाला जो आंसर है, ध्यान देंगे, ये बंगाल के लिए नियुक्त किया गया था, बंगाल के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन? ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो मानव रक्त में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। ध्यान देंगे, ग्लोबिन नामक प्रोटीन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है और जो रक्त का लाल रंग इसी हीम के कारण होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और एराइज होता है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो ये जो हीम होता है, इस HAEME, इस हीम, जो हीम एक रंजक होता है, इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। जो हीम का रिंग होता है उसके जो सेंटर में आयरन होता है, ये जो मान लीजिए कि ये हीम है, इसके सेंटर में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होनी चाहिए 15 ग्राम प्रति 100 ml, 15 ग्राम प्रति 100 ml, ठीक है, और यह शरीर में गैसों के परिवहन का काम करती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। एक ऑप्शन है संयोजी उत्तक, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह एक गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का एक द्रव होता है और यह एक जीवित उत्तक होता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट, शरीर में निम्न में से कौन हमारी संक्रमण से रक्षा करता है? WBC सेकेंड, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, यह एक विशेष कणिकाएं होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पे उसे विशेष संक्रमित स्तर पर पहुंचकर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या फंजाई होता है, इसका ये भक्षण कर लेते हैं और शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये शरीर में प्रतिरक्षा, एलर्जी और जो हाइपर सेंसिटिविटी का भी कार्य कर, माने कि उस स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन किसका है? ठीक है, इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान देन मेनी पाकिस्तान्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस कंट्री, देयर विल बी ए यूनिट ऑफ पाकिस्तान इन एवरी ऑफिस, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो यह सरदार वल्लभ भाई का स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद कर जाएंगे, बीपीएससी पूछ सकती है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रोमिनेंट फिगर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में।
ठीक है। और वह बाद में फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लौह पुरुष। इनको किस लिए याद किया जाता है? तो ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंटीग्रेटिंग 565, ध्यान देंगे नंबर 565 प्रिंसली स्टेट्स इनटू ए न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। 565 जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उसको भारत में शामिल करने के लिए इन्हें याद किया जाता है और लौह पुरुष बोला जाता है। सरदार पटेल हु इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ध्यान देंगे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। कुछ को याद कर लेते हैं हम लोग। 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? तो वल्लभ भाई पटेल टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द फार्मर्स ऑफ गुजरात। खेड़ा मूवमेंट, ध्यान देंगे, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। वल्लभ भाई पटेल 1918 खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, क्या हुआ था? तो डिमांडेड द सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम फार्मर्स एज देयर वाज ए ड्राउट, अकाल पड़ा था, सूखा। 1920 में, ध्यान देंगे, ये 1918 में खेड़ा सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। अब 1920 में क्या किए थे इन्होंने? द कांग्रेस स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन स्ट्रगल एंड वल्लभ भाई गेव अप हिज प्रैक्टिस। ही सेट अप द गुजरात विद्यापीठ वेयर चिल्ड्रेन कुड स्टडी इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग गवर्नमेंट स्कूल। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट आइए, 1928 में इन्होंने क्या किया था? ये डेट याद रखिएगा। ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड ए लैंड ऑनर्स ऑफ बारदौली। ठीक है, बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने। यदि ऑप्शन में बारदौली की महिलाएं नहीं रही तो आप महात्मा गांधी मारिएगा। ठीक है, तो इन 1928 ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द लैंड ऑनर्स ऑफ बारदौली अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्स इंक्रीजेज। इट वाज आफ्टर दिस दैट वल्लभ भाई वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। ठीक है, नेक्स्ट 1931 में कराची अधिवेशन, ध्यान देंगे, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? देखिए, इन 1931 ही सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स कराची सेशन विच चेंज्ड द नेचर ऑफ मूवमेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड एडेड टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। एज पार्ट ऑफ कांग्रेस ही वाज ए पार्ट ऑफ नो चेंज no changer faction and emphasized on the crucial role of constructive work in village regeneration and carrying the message of nationalism to the masses। तो ये कुछ इनका जो था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी योगदान रहा है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा यूटी बनाने का प्रस्ताव दिया? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वेयर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इसे याद कर लीजिएगा, नंबर 14 और 6, 14 राज्य और 6 यूटीज। ठीक है, तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने कमेंट दें। अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो अनलाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।